आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार बस खत्म होने वाला है। कल सुबह 8 बजे से ईवीएम के पिटारे खुलते ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तय होगा। जी हां, कल यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन नतीजों से पहले प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। सियासी गलियारों में सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हैं, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है। एनडीए जहां 400 पार के नारे के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वापसी के लिए जोर आजमाइश करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फैसला कल ही तय होगा, किसकी बनेगी सरकार, किसको करना पड़ेगा इंतजार। तो चुनाव के हर नतीजे हम आपको कल सुबह 6 बजे से लगातार दिखाएंगे। आप इंडिया न्यूज हरियाणा के संग बने रहिएगा। कहां किसको बढ़त मिल रही है, कहां क्या सिचुएशन है, वो तमाम जो समीकरण हैं जो पूरे चुनाव की एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए कहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। चरखी दादरी की तस्वीरें देखिए आप, पलवल की तस्वीर देख रहे हैं, पानीपत और सोनीपत की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर न छोड़ी जाए, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों के लिए अब 91 सेंटर जो हैं वो पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं। एजेंट्स को बिना पुलिस वेरिफिकेशन एंट्री नहीं दी जाएगी। पोस्टल बैलेट ईवीएम की फोटो खींचने पर रोक रहेगी। तमाम तरह के दिशा निर्देश रहेंगे। झज्जर और जींद, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी और रेवाड़ी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 2024 चुनाव के नतीजे कल आप सभी के सामने होंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा में किस जगह पर किस तरह से तैयारी चल रही है वो देखिए आप तस्वीरों के जरिए। भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, नूहू की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहा है। हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुँचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, देश के गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए भी ज़बरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान कल टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, वो रुझान नहीं है, वो जब कल रिजल्ट आएगा वो उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेज़ी से बदला है और बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है। आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे। मैं अपने सर्वे की बात कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारे पास जानकारी आती है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी। लेकिन अगर आप लोगों के जो सर्वे हैं, जो अलग अलग एग्जिट पोल की एजेंसियों ने किए हैं, उसके आधार पे भी बात करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दे रहे हैं। और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में प्राप्त की थी, जो भारतीय जनता पार्टी का उस समय तक का सर्वोच्च स्कोर था हमारा। ये पोल तो अलग बात है, पोल तो लोग हैं, 4 तारीख को इंतजार करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। हरियाणा हो चाहे कोई हो, 4 तारीख की इंतजार करो। ये सबनी को जो लोग फैसला करेंगे वो मंजूर हमारा। इससे भी चुकाने वाले आ सकता है, वो तो लोगों की उनमें पेटियां बंद है, लोगों ने जो जन भावना है उसके अनुसार वोट दिए होंगे। मुझे ऐसा लगता है गिनती के अंदर जनता का जो मैंडेट है वो खुलकर सारे देश के सामने आएगा और कुरुक्षेत्र लोकसभा से और हरियाणा से इंडिया गठबंधन की विजय। मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल जो जनता कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बैठा हूँ, कुरुक्षेत्र की भावना के विपरीत है। 100% आश्वस्त है और 100% जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 9 की 9 विधानसभा के अंदर हम जीत रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं कमजोर हैं।
प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और साथ ही साथ आप थोड़ा वोटिंग परसेंटेज पर भी नज़र डाल लीजिएगा। सिरसा में 69.1% वोटिंग परसेंटाइल रहा है। सिरसा अंबाला में 67% वोट हुए हैं। कुरुक्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत 66.3% रहा है। कहाँ कितना वोट प्रतिशत रहा है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सिरसा अंबाला कुरुक्षेत्र का वोटिंग परसेंटाइल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम एक नज़र डाल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है, प्रतिशत कितना रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो 65.3% रहा है। हिसार में 64.7% मतदान प्रतिशत रहा है। करनाल की बात करें तो 63.2% रहा है और सोनीपत में 62.3%, गुरुग्राम में 60.7% और सबसे कम फरीदाबाद में 60% वोटिंग परसेंटाइल रहा है। तो ये तमाम जो 10 की 10 सीटें हैं वहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। सिरसा जिला अव्वल रहा है और किन जगहों पर ज़्यादा मतदान हुआ है। यमुनानगर में 70.6% ये वोटिंग परसेंटाइल निकलकर सामने आया। फतेहाबाद में 69, सिरसा में 67.9%। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। किस ज़िले में कितना मतदान का प्रतिशत रहा है और ज़्यादा कहाँ रहा है ये देखिए आप। सिरसा में 67.9 और पलवल में 66.8, महेंद्रगढ़ में 66.1% मतदान रहा है। यमुनानगर में, फतेहाबाद में, सिरसा में कितना मतदान प्रतिशत रहा वो ग्राफिक्स के जरिए। और फरीदाबाद में बहुत कम इस बार वोटिंग परसेंटाइल रहा है, 55.5, गुरुग्राम में 56.3 और सोनीपत में 59.5। तो ये 3 इलाके ऐसे हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत का, जहां मतदान कंपैरेटिवली दूसरे जगहों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत कम रहा है। और ओवरऑल अगर मतदान प्रतिशत की हरियाणा में बात करें तो करीब 5.5% कम वोटिंग परसेंटाइल इस बार सामने आया है। ये देखिए टैली के जरिए हम एक नज़र भी डाल रहे हैं, कहाँ किसकी टक्कर है वो भी समझिए। देखिए कुरुक्षेत्र की सीट पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता पर दांव खेला है और इंडिया, क्योंकि इस सीट पर इंडिया गठबंधन जो है उसका प्रत्याशी है, नवीन जिंदल बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनेलो से अभय चौटाला मैदान में हैं। कहां किसके बीच टक्कर है, कौन कौन से प्रत्याशी आमने सामने हैं, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। और हिसार की सीट भी हॉट सीट है। देखिए एक ही परिवार के 3 सदस्य, रणजीत चौटाला बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी, सुनैना चौटाला इनेलो से चुनावी मैदान में और कांग्रेस ने दांव ठोका है जयप्रकाश पर। तो ये बड़ी दिलचस्प है हिसार की सीट। देखिए गुरुग्राम में देखिए सबसे बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट की घोषणा की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर पर दांव खेला था। उनके सामने हैं राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी के 5 बार के सांसद रहे, कद्दावर नेता हैं, राहुल फाजिलपुरिया सिंगर हैं और जननायक जनता पार्टी से पहली बार चुनावी मैदान में। तो ये गुरुग्राम की सीट के चेहरे हैं जिस पर आप देख सकते हैं जहां बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। सोनीपत की सीट भी काफी इंटरेस्टिंग है इस बार। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। कहां किसके बीच टक्कर है, किन जगहों पर, वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली पर दांव खेला है और सिरसा में कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है अशोक तंवर को। रोहतक की सीट भी काफी दिलचस्प है, हॉट सीट है। अरविंद शर्मा सिटिंग सांसद जो हैं बीजेपी के, उनको एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। दीपेंद्र हुड्डा लगातार दूसरी तीसरी बार चुनावी मैदान में। तो कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा हैं और बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा पर दांव खेला गया है। करनाल की सीट भी बहुत हॉट सीट है। देखिए बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला है दिव्यांशु बुद्धि राजा पर। लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे करनाल की सीट पर। अब वो मार्जिन कितना कम कितना ज्यादा होगा वो समय बताएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और रावदान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ पत्रकारों का एक पैनल है, विश्लेषकों का एक पैनल है, उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि अब काउंटडाउन देखिए स्टार्ट हो चुका है। केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अनिल आर्य हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही निशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी मलकानिया जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे
आए हैं उस पर एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे ले लेती हूं सर। निश्चित तौर पर पूरे देश के अगर राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरह से 6 और 4 के आंकड़े में फंसी हुई हरियाणा की सीट्स नजर आ रही हैं एग्जिट पोल्स में, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जो रिग पोल है वो एग्जैक्ट पोल तो नहीं होते हर बार, तो काफी सालों से देखा जा रहा है कि वो करीब करीब उसके नजदीक चुनाव परिणाम अवश्य पहुंचते हैं। तो भाजपा ने नारा दिया था 400 पार। ये जो नारा होता है ये कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए भी होता है, और एक टीचा भी रखा होता है कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, परंतु लगता नहीं है कि भाजपा 400 पार, अब वो स्वयं भी नहीं कह रहे, 370 के करीब बात कर रहे हैं, 350 60 70 या कोई लोग कुछ कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, परंतु 400 पार जो है वो ये गठबंधन एनडीए गठबंधन शायद पार कर जाए, परंतु अकेले भाजपा के बस की नहीं है कि इतनी सीटें ले जाए। 350 के करीब ये सीटें मिल सकती है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में जो है वो मेरा ख्याल है पिछली बार तो 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी, इसलिए इस बार कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस 2 या 3 सीटें 4 भी जीत सकती है, और वो बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे दीपेंद्र हुड्डा है, वो पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और उनके मुकाबले पुराने ही उम्मीदवार भाजपा ने जो उनको चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह सिरसा सीट पर 2 पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव मैदान में है, जैसे शैलजा जी हैं वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रही है, अशोक तंवर जी हैं वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और अशोक तंवर चुनावों के नजदीक भाजपा में शामिल हो गए थे, इसलिए भाजपा ने उन पर दाव खेला है। परंतु सिरसा सीट पर जो है वो जो कुमारी शैलजा है उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं, और उनकी पकड़ अच्छी है, वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए कांटे की टक्कर भी कहा जाता है। और सीट जो है वो निकालने तो भी कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक सोनीपत सीट है वहां ब्रह्मचारी जी है, और उन पर कांग्रेस ने दाव खेला, और पिछले दिनों कुछ भाजपा में विद्रोह की झलक बिल्कुल केसी मलकानिया जी, इस पर भी मैं आपसे प्रश्न, क्योंकि सोनीपत का आपने जिक्र किया, मोहनलाल बड़ौली लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद जो हैं वो उनके अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई दिए, दूसरी पार्टी को वो समर्थन देते हुए दिखाई दिए, उनकी मदद करते हुए दिखाई दिए। ये जो फैक्टर अब निकलकर सामने आया है, क्या ये नतीजों में फेरबदल लाने की संभावना आपको दिखती है, या फिर एक आरोप है? देखो अब तो चुनाव हो चुके हैं, इसमें तो फेरबदल कुछ नहीं होगी। ये जो ऑडियो है ये चुनावों से पहले का है, तो उसमें जो बात है कि कुछ उम्मीदवारों से भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात हुई है, तो इसका असर तो अवश्य पड़ेगा। अगर चुनावों से पहले अंडर करंट ऐसा था, जैसे कांग्रेस में विद्रोह की हम बात कह सकते हैं, जैसे भिवानी में बात चली है, वहां भी विद्रोह हुआ है, और कुछ सीटों पे भी हुआ, परंतु ये भाजपा में ऐसा लगता नहीं था कि भाजपा में अंडर करंट को भाजपा के विद्रोह की बात हो। परंतु जब ऑडियो सामने आए तो लोग चिंतित हैं कि अगर भाजपा में ऐसा हुआ है तो हो सकता है कुछ और सीटों में हो। और ये बात जो है भाजपा के नेता अब स्वीकार कर रहे हैं। जब उन्होंने चुनावों की समीक्षा की तो मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि कुछ जो भाजपा ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह थे उन्होंने कांग्रेस की मदद की है, और हम उनके बरखलाफ एक्शन लेंगे। तो दूसरी तरफ हुड्डा जी कह रहे हैं कि आप किस कैपेसिटी में एक्शन लेंगे, आप तो न मुख्यमंत्री है न विधायक है, आप इसमें तो कुछ नहीं है। सैनी जी हैं वो लेंगे, कैसे लेंगे, तो उनको पहले पता नहीं था। तो मनोहर लाल जी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आप इतने अच्छे संगठन करता थे, तो आपको प्रशासन की पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए थी, और जो नौकरशाही की नकेल कस कर रखनी चाहिए, और आपकी नजर रहनी चाहिए। सीआईडी डिपार्टमेंट आपके पास होता है, दूसरा बहुत तंत्र होता है जिससे आपको पता लग सकता है कि कौन सा कर्मचारी, कौन सा नौकरशाह सरकार के बरखलाफ काम कर रहा है और विपक्ष का साथ दे रहा है। निशा शर्मा जी, आपसे कमेंट चाहूंगी मैं, क्योंकि केसी मलकानिया जी जिस तरीके से अलग अलग सीट का ब्यौरा अभी बता रहे हैं, किस तरीके के कहाँ समीकरण हैं, एक जगह पर जिस तरीके से अंडर करंट की सिचुएशन जो है वो बीजेपी की नजर आ रही है, और कई ऐसी सीटें जहां पर पहले बीजेपी बहुत आशान्वित दिखाई दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। आपका आकलन क्या कहता है, 10 की 10 सीटों पर किस तरह की परिस्थिति आप देख पा रही हैं, और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनको किस तरीके से कनेक्ट करेंगी?
आप अनम्यूट कीजिए मैम प्लीज अपने को, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हेलो। जी जी आवाज आ रही है, हेलो। बोलिएगा निशा हाँ जी, जी। बोलिए। हाँ हाँ जी, जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो खुद ही इस बात के लिए मान रही है कि जो टक्कर है वो सिरसा और रोहतक सीट पर है हमारी। ठीक है ना जी, तो वो खुद ही जब मान रही है, और वो जो आरोप लग रहे हैं सिरसा के अंदर या भिवानी के अंदर कि हाँ कि जो बीजेपी के लोगों ने ही अपने कांग्रेस के लोगों की मदद की है, उनके पास कुछ ऑडियो भी पहुंची हैं, कुछ आरोप भी किसे लगाए गए हैं, तो वो उसके ऊपर विचार भी कर रही है और उसके लिए मीटिंग भी बुलाई है। पूर्व सीएम जो मुख्यमंत्री जो खट्टर हैं, उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि हाँ हम ये देखेंगे, लेकिन वो किस कैपेसिटी में देखेंगे ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो वो बात है, बीजेपी खुद स्वीकार कर रही है कि सिरसा और रोहतक में हमारी टक्कर है 2 सीटों के ऊपर। रही बात बाकी 8 सीटों के ऊपर, तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को क्लीन स्वीप इस बार नहीं मिलने वाली है। हाँ ये जरूर है कि हाँ बीजेपी को अपनी जो कई सीटों के ऊपर कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन फिर भी ये कहना मुश्किल है अभी कि हाँ कि वो उसको 10 की 10 सीटें उसके पास आएंगी। जी ठीक है, तो ये अलग अलग आकलन है। देखिए अनिल आर्य जी, आपसे भी टिप्पणी चाहूंगी मैं इस पर। बीजेपी ने पिछली दफा क्लीन स्वीप किया, अब की बार न केवल खाता खुलने की बात कही जा रही है, बल्कि एक शानदार प्रदर्शन की बात भी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कि भाजपा इस बार बहुत बड़े नुकसान में है। ये नुकसान 3 से 4 सीट का हो सकता है। जो पिछला चुनाव था या उससे पिछला चुनाव था, वो चुनाव भाजपा के एक बहुत बड़े उभार का चुनाव था। और इस बार का जो चुनाव है, इस बार जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं, वो बड़े समझबूझ के कम कैंडिडेट उतारे हैं। आप एक चीज देखिएगा कि लास्ट टाइम 4 कैंडिडेट जाट कैंडिडेट थे, एक भी पंजाबी कैंडिडेट नहीं था। इस बार 2 कैंडिडेट पंजाबी उतारे हैं। कांग्रेस ने इस बार अपने कैंडिडेट्स के माध्यम से प्रदेश के जातीय समीकरणों में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ जाट की पार्टी, जो कहते हैं हुड्डा सिर्फ जाटों के नेता हैं, नहीं है। और जो भाजपा पंजाबियों पे क्लेम करती है, वो पंजाबी वोट बैंक कोशिश कर रही है कांग्रेस कि उनसे ले लें। अब इससे पहले 1991 में जब भजनलाल मुख्यमंत्री थे, तब ऐसा दौर था कि जब 7 विधायक कांग्रेस के थे, चाहे अमित मक्खर थे, चाहे धर्मवीर गाबा थे, AC चौधरी थे, तमाम लोग थे। उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है और उसी के आधार पर चुनाव भी लड़ा है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि लोकसभा में इसका फायदा भी मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, पंजाबी कैंडिडेट्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो शायद आप गुरुग्राम और करनाल की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम और करनाल में जिस तरह, हाँ जी हाँ, करनाल गुड़गांव, हाँ, दोनों जगह पंजाबी कैंडिडेट है। हाँ दोनों, तो वो कितना प्रभाव आप देखते हैं सर? गुरुग्राम की सीट पे थोड़ा सा मैं एनालिसिस चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इलेबोरेट करिए इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं गुरुग्राम की सीट पर भी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी की सिचुएशन है वहां पर। क्या कोई फायदा राज बब्बर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और फायदा मिलेगा तो फिर कितना? देखिए, चाहे गुड़गांव की बात करें चाहे कहीं और की बात करें, ये एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो 10 की 10 सीट के ऊपर है। हाँ। अगर गुड़गांव की बात करते हैं, हाँ, तो राज बब्बर को अगर चुनाव 1 महीने पहले लड़ा दिया जाता होता तो शायद कांग्रेस गेन कर सकती थी। हाँ। लेकिन ये बात तय है कि राज बब्बर ने चुनाव लड़ा है, वो कैप्टन अजय जो लास्ट 2 बार चुनाव लड़े हैं, उनसे कहीं बेटर चुनाव लड़ा है। पंजाबी फैक्टर राज बब्बर के पक्ष में काम नहीं आया, क्योंकि जो पंजाबी वर्ग जी कोई लाभ राज बब्बर को मिला, ये बात जरूर है। परसेंटेज में कोई कम्युनिटी कभी भी किसी के साथ खड़ी नहीं होती, कुछ परसेंटेज वो जरूर राज बब्बर को मिली है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वोट जो पंजाबियों की हैं वो बीसीपी को ही मिली है। जो राज बब्बर को वोट मिला है, जो मेवात का वोट बैंक है, करीब 6 लाख मुसलमान इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और गुड़गांव में नूह, पुनाना और पलटूजका 3 कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जहां करीब 5 लाख वोट है, और 50,000 वोट सोना कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है। तो इन क्षेत्रों में पिछली बार भी जो बढ़त थी कांग्रेस की दोनों बार 14 और 19 में, वो करीब 1,90,000 की वोट थी। हाँ। इस बार बीजेपी
सत्ता से संतुष्ट हो सकती है कि उनको इस बार कुछ मुस्लिम वोट मिली है, कुछ परसेंटेज वोट मुस्लिम की मिली है। दूसरी तरफ जो जाट वोट है, वो जाट वोट मेजोरिटी वोट कांग्रेस के साथ थी, और यही बात जो हरिजन वोट है वो भी कांग्रेस के साथ थी। लेकिन इस सब के बाद भी जो गुड़गांव का लगता है वो यही लगता है कि पिछली बार तो 4 लाख वोट से राम जी जीते थे, उतने वोट से तो नहीं जीतेंगे, लेकिन 1 लाख के आसपास वोट का मार्जिन हो सकता है, और जीत मुझे लगता है कि राम जी जीतेंगे। ठीक है। केसी मलकानिया जी, जिस तरीके से अभी अनिल जी भी जिक्र कर रहे हैं, गुरुग्राम की सीट का एक एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें वो जीत तो बता रहे हैं कि जीत सकते हैं राव इंद्रजीत, लेकिन जो मार्जिन है वो कम होगा। और इस बार ये सिचुएशन कहीं ना कहीं 10 की 10 सीटों पर बनी हुई है सर, कि मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं देखने को मिलेगा। एक बराबर की टक्कर कहीं ना कहीं दिख रही है, कुछ 1-2 सीट्स को अगर छोड़ दे तो। इस बार देखो जो मतदान है वो भी कम हुआ, चाहे गर्मी के कारण हुआ, चाहे लोग उदासीन भी थे। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है तो वो भाजपा को पता था, इसीलिए भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर जी को चुनावों के ऐन मौके पे हटाकर नाय सैनी जी को बनाया है। तो जो गुड़गांव सीट है उसमें राज बब्बर तो अभिनेता है, उनका थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, परंतु लास्ट मोमेंट पे आए हैं। और जो स्थानीय उम्मीदवार होता है, जो काम करता है, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। लोगों के मन में चाहे भाजपा के प्रति इतना प्यार नहीं है। जी, क्या राज बब्बर को सिर्फ अभिनेता होने का फायदा मिलेगा? हुड्डा खेमे की तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है उनको जितवाने का, क्या वो एक फैक्टर नहीं रहेगा? ये बात बड़ी क्लियर है कि हुड्डा जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार और कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में अपने आप को कप्तान के रूप में पेश किया है। उन्होंने केंद्र से जाकर केंद्रीय नेतृत्व से अपने मर्जी के उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। वह मुख्यमंत्री रहे, वो कदावर नेता है और उन्होंने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है। इसीलिए ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार 3-4 सीटें जीत सकती है। परंतु अगर कांग्रेस के पास केंद्र में कोई चेहरा मुख्यमंत्री का होता और विपक्ष ये पेश कर सकता कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले हमारा ये चेहरा है, तो लोगों को डिसाइड करने में आसानी होती। अब इस बार ऐसा है कि जो भाजपा के हैं उन्होंने तो भाजपा को वोट डालना ही है, परंतु जो भाजपा को मत नहीं देना चाहते, जो निराश हैं, चाहे बेकारी है, किसान आंदोलन है, जाट आंदोलन है और भ्रष्टाचार भी हुआ खिलाड़ियों के साथ भी हुआ, तो वो जाए किधर? जो विपक्ष बिखरा पड़ा है, उनके पास कोई है नहीं। जेजेपी हरियाणा में जेजेपी भी लड़ रही है, इन लोग भी लड़ रही है, आप पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही, तो इस प्रकार जो है वो वोट बटेगा। परंतु ये डेंट दे सकते हैं। मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो साफ है कि हमने मोदी के नाम, आप देखोगे पूरे देश में देख लो, अगर मोदी का चेहरा ना हो तो भाजपा को बहुमत मिलना बहुत कठिन है। बहुत सारे सांसद तो अपने क्षेत्रों में बहुत कम जाते हैं, वो मुख्य प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर जो हाथ विपक्ष की है, अगर ऐसी हाथ भाजपा की हो तो बराबर की टक्कर हो सकती है। और ये जो भाजपा 400 का नारा, ये भी 200 तक आंसर मिल सकती। परंतु मोदी का जो चेहरा है वो विश्व स्तरीय नेता हैं, उनको लोग मानते हैं और एक तरफिया लड़ाई हो जाती है। जब विपक्ष के पास कोई कहता है राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर बहुमत होता है, उधर ममता दावेदार है, केजरीवाल दावेदार है, इस तरह अनेक नेता है, खड़गे जी नेता दावेदार है। ठीक है, ठीक है। और उसको लेकर जो सत्ताधारी पार्टी है वो तंज कसती भी रहती है। निशा जी, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ आपके एनडीए है। क्या लगता है आपको कि एक जो चेहरे का अभाव है, कहीं ना कहीं एक नेतृत्व लोग नहीं तलाश पा रहे हैं कि किस चेहरे पर मौका दिया जाए, किस चेहरे पर दांव खेला जाए, उस चीज को लेकर उसका फायदा हरियाणा में भी आपको देखने को मिलेगा क्या? हरियाणा में भी वो मोदी मैजिक जिसका जिक्र केसी मलकानिया जी कर रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर वोट पड़े हैं, क्या वो फैक्टर इतना डोमिनेटेड रहा है क्या हरियाणा में? देखिए, जहां तक मेरा अनुभव कहता है या मैंने सर्वे किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी फैक्टर इस बार काम आएगा या मोदी फैक्टर रहा होगा। मोदी फैक्टर इस बार नहीं रहा हरियाणा में, क्योंकि जो लोगों में जो
उदासीनता देखी गई है वो सिर्फ मुद्दों वो से जो हरियाणा की राजनीति है, अब पीछे अगर उनको इतिहास को उठा के देखें तो हमेशा लोग ये रहते हैं कि पहले लोग मौका देते हैं, मतदाता जो है सत्ताधारी को मौका देते हैं कि इस बार चलो हम इसको जितवा देते हैं और हो सकता है हमारे जो मुद्दे हैं वो जो काम आ जाए, ये काम हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों में इतनी निराशा थी इस बार कि लोग कहते थे बेरोजगारी कितनी बड़ी है, करप्शन कितनी बड़ी है, महंगाई कितनी बड़ी है, ये मुद्दे तो है ही नहीं कहीं पर। तो किसको वो, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो पहले इतनी 10 की 10 सीटें उन्होंने बीजेपी को दी थी, बीजेपी की झोली में डाली थी, मुझे नहीं लगता इस बार वो बीजेपी उतनी उभर पाएगी। जी ठीक है अनिशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल आर्या जी आपका बहुत शुक्रिया, केसी मलकानिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दावे तमाम हो रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार में भी पार्टीज ने कोर कसर नहीं छोड़ी और अब वायदे और दावे जो हो रहे हैं उनकी भी झड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, वो भी एक ऑप्टिमिज्म में नजर आ रही है। अब देखना ये होगा क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून को आप देखेंगे सुबह 8 बजे से इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपको चुनावी नतीजे दिखाएगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।